काठमांडू की रात, संसद भवन की दीवारों पर आग की लपटें, सड़कों पर गुस्सा और एक ही नारा, भ्रष्टाचार खत्म करो। इस आग के पीछे बरसों का दर्द है जिसके सामने सत्ता की दीवारें भी हिल गईं। यही वो रात थी जब भारत की सरहद से सटे एक शांत पहाड़ी मुल्क में जनता ने सिर्फ गुस्सा नहीं जताया बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचकर जवाब मांगा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की लाइन खिंच गई। नेपाल में जो लावा फूटा उसकी जड़ें गहरी हैं। ऊपर से नीचे तक फैला भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सत्ता एलीट की शान शौकत ने नौजवानों के भरोसे को तोड़ दिया था। बीते महीनों में नेपो किड्स और सत्ता के करीबियों की रईसी पर बढ़ती बहस ने माहौल गर्मा दिया और लोगों ने इसे शासन संकट की जड़ के रूप में देखा। हजारों नौजवान जब सड़कों पर निकले तो सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़पें बढ़ी और रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही दिन दर्जनों मौतें और सैकड़ों घायल सामने आए। ये नेपाल के हालिया दशकों का सबसे हिंसक मोड़ था। भारी भीड़ ने संसद की ओर मार्च किया, बैरिकेड्स टूटे और कई सरकारी ठिकानों पर आगजनी की खबरें आईं। तस्वीर साफ थी कि जन विश्वास सत्ता से उठ चुका है। सत्ता विरोध के प्रतीकों में एक बड़ा नाम रहा पूर्व गृह मंत्री और आरएसपी प्रमुख रवि लामिछाने, जिन पर कोऑपरेटिव फ्रॉड के गंभीर आरोपों में महीनों से न्यायिक हिरासत चली और अदालत ने जमानत देने से इनकार किया। बाद में उग्र माहौल के बीच नक्कू जेल से उनके बाहर आने की खबरों ने राजनीतिक भूचाल को और गहरा कर दिया, जिससे यह संदेश किया कि व्यवस्था पर जनता का दबाव असाधारण स्तर पर पहुंच चुका है। जन आक्रोश की आंच सीधे सत्ता शीर्ष तक पहुंची और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ा। लेकिन सड़कों का संदेश यही था, सिस्टम को बदले बिना इस्तीफा काफी नहीं। कई मंत्रियों के हटने, पार्टी समर्थन में दरार और सत्ताधारी गठजोड़ की टूट फूट ने दिखा दिया कि यह सिर्फ किसी एक चेहरे का संकट नहीं बल्कि शासन व्यवस्था की वैधता पर सवालिया निशान है। नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सरकार से अलग होने, एक सर्वदलीय या राष्ट्रीय सरकार का रास्ता बनाने और शक्तिशाली एंटी करप्शन तंत्र खड़ा करने की मांग की, यानी चेहरा नहीं सिस्टम बदलें। साथ ही विपक्षी नेताओं ने युवा मोर्चों से वार्ता और राजनीतिक समाधान की अपील की ताकि सड़कों का गुस्सा संस्थागत सुधारों में बदले और देश किसी बड़े संवैधानिक संकट में न फंसे। विरोध प्रदर्शनों में केपी चोर देश छोड़ जैसे नारे सुने गए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार आधारित नैतिक वैधता के खिलाफ जनादेश था। जब सड़कों पर जनता, नेता घराने और पार्टी दफ्तरों तक पहुंचकर जवाब मांगने लगे तो सत्ता का मनोवैज्ञानिक दबाव कई गुना बढ़ गया और इस्तीफा उसी दबाव का परिणाम दिखा। दक्षिण एशिया में पिछले साल बांग्लादेश में छात्र युवा केंद्रित आंदोलन ने सालों की सत्ता को बेदखल किया। शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया और एक अंतरिम व्यवस्था की चर्चा तेज हुई। यह मिसाल आज नेपाल के लिए सबसे नजदीकी तुलना बनकर सामने आई है। बांग्लादेश में कोटा नीति और दमन के खिलाफ उभरी लहर ने सैकड़ों मौतों के बाद शासन परिवर्तन का मोड़ देखा, जिसे कई वैश्विक और क्षेत्रीय मीडिया ने जन आंदोलन की निर्णायक जीत कहा। और नेपाल में भी युवा नेतृत्व वाली राजनीति ने वैसी ही रफ्तार दिखाई। भारत और नेपाल की मीडिया में इसे बांग्लादेश मोमेंट कहा गया, यानी ट्रिगर अलग पर नतीजा एक, नौजवानों की अखाड़े में एंट्री और सत्ता परिवर्तन का दबाव। नेपाल के विरोध आंदोलन में देश छोड़ो के नारे और नेताओं के आवासों तक पहुंचती भीड़ ने एक मनोवैज्ञानिक परिघटना गढ़ दी, जहां जन गुस्सा सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं बल्कि नैतिक निर्वासन जैसी अपेक्षाएं भी खड़ी करता है। बांग्लादेश की ताजा मिसाल बताती है कि जब सत्ता की वैधता पर सार्वजनिक सहमति टूटती है तो सुरक्षा और राजनीतिक गणित के चलते देश त्याग भी एक विकल्प बन सकता है। हालांकि नेपाल में इस दिशा में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर जन मिजाज और क्षेत्रीय उदाहरणों की वजह से यह सवाल स्वाभाविक रूप से उभर रहा है। संसद और सरकारी ढांचों पर हमले और आगजनी की तस्वीरें सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि संस्थागत भरोसे के टूटने की निशानी थी, जिसके बाद राजनीतिक स्पेस तेजी से खाली होता नजर आया। जब पहली रात में ही मौतों का आंकड़ा 2 दर्जन के आसपास पहुंचा और सैकड़ों घायल हुए तो दुनिया की निगाह नेपाल पर टिक गई। ये दशकों बाद इतना बड़ा जन विस्फोट था। युवा प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें साफ हैं, सत्ता शिखर से लेकर स्थानीय स्तर तक मजबूत एंटी करप्शन फ्रेमवर्क, संपत्ति की पारदर्शी जांच और राजनीतिक परिवारवाद पर लगाम। विपक्ष के भीतर से एक शक्तिशाली एंटी करप्शन बॉडी और सर्वदलीय संवाद का प्रस्ताव आया है, यानी सड़क और संसद के बीच कोई पुल बनाया जाए जो सिस्टम रीसेट की दिशा में असली कदम हो। कोऑपरेटिव घोटालों में आम लोगों की बचत डूबने के आरोप बरसों से नेपाल की राजनीति को कुरेदते रहे हैं और लामिछाने का केस उसी बड़े घाव का सिंबल बन गया। कोर्ट की सख्ती
और फिर उथल पुथल के बीच जेल से निकलना इस बात का संकेत है कि सत्ता समर्थन और जन दबाव के बीच रस्साकसी अब खुल्लम खुल्ला हो गई है। यही वजह है कि सड़कों पर भ्रष्टाचार का हिसाब दो जैसे नारों के साथ लोगों ने केवल फैसलों की नहीं बल्कि नेतृत्व की नैतिकता की भी जांच शुरू की। विश्लेषण यह कह रहा है कि नेपाल को अब त्वरित लेकिन संस्थागत सुधारों की जरूरत है। युवा जनादेश को सुनना, पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही तय करना ही शासन की वैधता लौटाने का रास्ता है। भारत के लिए भी संकेत साफ है। पड़ोस में युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों की लहर नीति और सुरक्षा दोनों पर असर डालती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। इस्तीफा तो पहला पन्ना है। असली अध्याय तब शुरू होगा जब संपत्ति जांच, एंटी करप्शन ढांचे और राजनीतिक जवाबदेही पर ठोस कदम उठेंगे। तभी सड़कों का जनादेश संसद के कानूनों में बदल पाएगा। नेपाल की युवा पीढ़ी ने बता दिया है, ये लड़ाई किसी सोशल मीडिया ऐप या प्लेटफॉर्म की बैन की बात नहीं, सिस्टम की आत्मा की है। और इस बार जनता सिर्फ सुनवाई नहीं, सुधार चाहती है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।